हेलो बेटा, मैं अरविंद शुक्ला, योर फिजिक्स मेंटर। आज मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ वर्क पावर एनर्जी। तो आप लोग के लिए फायदेमंद होगा आई थिंक। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। प्लीज़ अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर। थैंक यू सो मच। अब आते हैं वर्क पावर एनर्जी। तो सर वर्क या वर्क डन क्या होता है? वर्क, अच्छा कोई चीज एक प्लेस से उठाते हो दूसरी प्लेस में रखते हो, कुछ फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं? कहोगे हाँ सर। या कोई चीज पुश करते हो, हमने इसको धक्का मारा, इधर से पुश करा ऐसे निकल गई, या पुल करा खींचा ऐसे आ गई, तो कुछ फोर्स लगाते हो और जितना पुश या पुल करते हो जितनी डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने इसको देखो क्या सिंपल शब्दों में आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये वाली टर्म्स आपने वेक्टर तो जानते ही होंगे, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। यहां पे आप ऐसा सोचिएगा, ये फोर्स है एफ, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है एस। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये वर्ड ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसके अल्ले पल्ले डायरेक्शन में जा सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बाकी उसी डायरेक्शन में जाएगा। आप धक्का यूं मारेंगे कोई पीछे जाएगा नहीं। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एग्जैक्ट नहीं हो सकता, हल्का सा एंगल बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेफिनेशन फिर देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी and the displacement along the direction of force is called work done और वर्क। ठीक, अब A डॉट B का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा वेक्टर में, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू cos थीटा। इसी से जस्ट बिहेव लाइक एज A डॉट B, A is replaced by F and B is replaced by S, मैग्नीट्यूड ऑफ F मैग्नीट्यूड ऑफ S इनटू cos थीटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। ये तो बात हो गई वेक्टर फॉर्म में। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में क्या होता है। ये देखिए क्या है, बॉडी है कोई, अगर हम फोर्स ये लगा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, देखिए फोर्स क्या लगा रहे हैं, ये ऐसे लगा रहे हैं और ऐसे मूवमेंट हो रहा सड़क के सरफेस में। ये पोजीशन, ये बॉडी थी यहां पे थी, वो बॉडी पोजीशन क्या हो गई ओ डैश, यानी एस डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? हॉरिजॉन्टली। और डिस्प्लेसमेंट भी कैसे हो रहा है? हॉरिजॉन्टली। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा जीरो। अगर थीटा जीरो होता है तो एफ क्या आता है? एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस जीरो डिग्री, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या आती है? 1। तो फॉर्मूला हो जाता है एफ एस। कब? जब फोर्स हॉरिजॉन्टली लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टली होगा, यानी एक दूसरे के पैरेलल मींस थीटा जीरो। लेकिन अगर कोई रोड रोलर या पिच का रोलर होता है, उसको खींचो ऐसे करके, आप ऐसे समझिएगा बेटा, ये रोलर है, इसको ऐसे फोर्स लगाया तो ये ऐसे सरकेगा रोल करता हुआ, जबकि देखो चल कैसा रहा है? ऐसे, और फोर्स ऐसे लग रहा है, यानी कितना एंगल लगा रहा है? डिस्प्लेसमेंट और एफ के बीच एंगल कितना आ रहा है? थीटा। अगर किसी रोलर को आप खींचेंगे चलेगा हॉरिजॉन्टली, तो देखिए जाए फोर्स आप ऐसे लगा रहे थे और चल कैसे रहा था? हॉरिजॉन्टली। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा, एफ से एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा इंटू एस, एफ एस कॉस थीटा, ऐसे आएगा बेटा। क्योंकि हम लोग फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेते हैं या डिस्प्लेसमेंट लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की डायरेक्शन में लगा ये रहते, एक्चुअल मूवमेंट ऐसे हो रहा है, सरक रहा है, तो फोर्स एक्चुअल ये लग रहा है, इसके बीच का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं जो। ओके, अब आता है बेटा यूनिट क्या होगी? एफ इंटू एस। कॉस थीटा की कोई यूनिट तो होती नहीं बेटा, तो एफ की होती न्यूटन, एस की होती डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर। एक बात बता दूं, वर्क डन हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं होती है, क्योंकि तभी इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। मतलब दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे अगर, तो क्या आएगा? स्केलर, यानी आई कैप जे कैप के कैप नहीं आएगा।
अब आता है मेरा एफ एस। एफ की होगी न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर क्या बोलेंगे, जूल। अब आता है दूसरी यूनिट सीजीएस सिस्टम में, एफ को डाइन लिख सकते हैं, एस को सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और डाइन इंटू सेंटीमीटर बोलते हैं अर्ग, ERG अर्ग, साइंटिस्ट का नाम था। उसमें जूल है। ऐसा यूनिट सिस्टम जैसे जूल बनता है न्यूटन इंटू मीटर, वैसे डाइन इंटू सेंटीमीटर अर्ग बनता है। अब क्वेश्चन हो सकता है हाउ मेनी अर्ग इन 1 जूल, हाउ मेनी अर्ग इन 1 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू एफ 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, 1 न्यूटन we can write as 10 to power 5 dyne, and 1 meter we can write as 100 centimeter, then we can write as 10 to power 7 dyne into centimeter. It means 1 joule is equal to 10 to power 7 अर्ग। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा पूछा जाए तो 1 अर्ग is equal to 1 upon 10 to power 7 जूल, और we can write as 10 power minus 7 जूल। तो घबराने की बात नहीं, देख लीजिए ये 1 अर्ग इज इक्वल टू है, वो है 1 जूल इज इक्वल टू। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत इतने में। अब आते हैं टाइप ऑफ वर्क डन। बेटा इसको बहुत ध्यान सुनना, टाइप ऑफ वर्क डन। जीरो वर्क डन, 3 काइंड ऑफ वर्क डन, जीरो वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। जीरो वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। जीरो वर्क डन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्क डन इज एफ, एस एंड थीटा। तो यहां एफ तो लगाना ही लगाना बेटा। 2 केस बनते हैं जीरो वर्क डन के। पहला केस, इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90 लेंगे यानी एंगल बिटवीन एफ एंड एस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच, तो बनेगा फॉर्मूला मैथमेटिकल एफ एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, टोटल वर्क डन 0। कहोगे सर मैथमेटिकली तो बड़ा सही आ गया मेरा, कॉस 90 रखेंगे 0 आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या होगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, आप रेलवे स्टेशन पे गए हैं, प्लेटफॉर्म पे कुली को कॉल करते हैं, कुली को सामान उठाने के लिए। कुली आता है तुरंत आपके पास, अपना आपका बैगेज लेके अपने सिर पे रख लेता है। ऐसे बैगेज ऐसे उठाया, सिर पे रख लिया। ध्यान करिएगा मेरे, देखिएगा मेरे को। और कुली चले बिल्कुल ना, जरा सा मूवमेंट नहीं हो रहा हॉरिजॉन्टली। आपसे पैसे की अगर बात नहीं बनी तो कुली क्या करेगा, सामान उतार के वापस रख देगा और चल देगा। क्या आपसे पैसे लेगा? आंसर होगा नहीं लेगा। जब उसने काम ही नहीं करा है तो पैसे नहीं लेगा। अब कह दो क्या कुली थकेगा? नहीं, बिल्कुल थकेगा। इतनी देर तक वेट लटकाए रखा, लेकिन एक्चुअली में क्या है, फोर्स उसने ऐसे लगाया था, उठाया था, और चलना उसको ऐसे, डिस्प्लेसमेंट चलना कैसे, ऐसे, और फोर्स उसने 90 डिग्री। यानी ये सोचिए ये फोर्स है और वेट अगेंस्ट काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट चलना ये है, तो 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बताइए। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये एस डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, एस 90 डिग्री हो गया, तो कुली ठीक कैरी बैगेज ओवर द एंड प्लेस ओवर द हेड, अपने हेड पे रखेगा, चलेगा बिल्कुल नहीं, तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, 0। यही बेस्ट एग्जांपल इसका है, थीटा 90 डिग्री का। दूसरा है अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। अब कहोगे सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बेटा जहां भी आप बैठे हैं, बोले आपसे आप अपने घर से चले जाइए 2 किलोमीटर, वापस आ जाके वहीं पे, वापस आके जिस जगह बैठे थे वहीं बैठ जाइए। आप अपने घर से 2 किलोमीटर अवे चले गए, फिर वापस आके उसी जगह बैठ गए, तो डिस्टेंस जानते हो कितनी कवर करेंगे? डिस्टेंस 2 + 2 4 किलोमीटर, कवर्ड डिस्टेंस 4 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जहां से चलेंगे वहीं वापस आ जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। यानी और जितने प्लैनेट हैं मूविंग अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट हैं मूविंग अराउंड द सन, क्लियर, इन सर्कुलर मोशन, नियर बाय सर्कुलर मोशन, ठीक। तो पूरे प्लैनेट है, उसी में एक है अर्थ, वो सन के अराउंड जब घूमती है, ये सन है, अर्थ सन के अराउंड घूमती है, तो पूरा एक रेवोल्यूशन करने में इट विल टेक टाइम 365 = 1/4 डेज।
यानी 1 वर्ष से ज्यादा का थोड़ा समय लेती है, और हमेशा इतना ही लेती है, 365 डेज से ऊपर ही हल्का सा, 365:1/4 डेज। अब कहोगे एक साल में जहां चलती है तो वहीं वापस आ जाती है। देखिए यहां से चली, ये सन है, वापस आ गई, जहां से चली वहीं वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो मैंने एग्जाम्पल में लिखा है फॉर ए कंप्लीट रेवोल्यूशन वर्क डन बिकम 0। ऐसे इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड मूव करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। पूरा एक साइकिल कंप्लीट करना में उसका वर्क डन क्या होगा? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बिकम 0। आप अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, वापस अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो फॉर ए कंप्लीट रेवोल्यूशन या फिर 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन या 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट होना चाहिए रेवोल्यूशन, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, वर्क डन 0 आएगा। अब आता है पॉजिटिव वर्क डन। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के इक्वल या बड़ी हो, लेकिन 90 से छोटी होनी चाहिए, 90 के इक्वल नहीं, छोटी, तो वर्क डन जानते हो क्या होता है? पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि थीटा लाइज इन बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, हेंस cos थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव। तब cos थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। कभी आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री में, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस का, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, cos 0 1, 90 की 0 वो तो ली नहीं मैंने, उससे छोटा, तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। कहोगे सर इसका एग्जाम्पल जैसे उसके बताए थे, तो बेटा इसका एग्जाम्पल में आता क्या है? जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो, ऐसे छोड़ दे, ये लो ऐसे छोड़ दिया, फ्रीली फॉल, तो बेटा किसके कारण गिर रही? वेट, यानी फोर्स क्या है यहाँ पे? वेट। वेट की डायरेक्शन क्या है? नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी वेट की डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं? यानी फोर्स क्या है? वेट, अपने वेट से नीचे गिर रही है, और डायरेक्शन भी वेट की डायरेक्शन में हो रहा है, यानी थीटा कितना बना रहा है? 0, और 0 डिग्री काउंट करेंगे कि नहीं, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आता है नेगेटिव वर्क डन। अगर थीटा की वैल्यू मोर देन 90, इक्वल में नहीं आ रहा, मोर देन 90, इसमें जबकि 0 को इक्वल लिया था, और लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर और 180 से कम या इक्वल होगी, तो cos थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 आएगी या नेगेटिव आएगी? और नेगेटिव आएगी बेटा। अगर नेगेटिव आया cos थीटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या आएगा? W इज इक्वल टू FS cos थीटा नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा वर्क डन। कहोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? क्या बेटा इसका पहले एग्जाम्पल क्या बताया? कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही हो, तो वेट क्या है? फोर्स, उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो पॉजिटिव था। अब इसको उछाल देंगे ऐसे, तो देखो वेट कहां काम कर रहा है? नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट कहां दे रहा है? उससे ऊपर की ओर, यानी 180 डिग्री अपोजिट है। वेट कहां काम कर रहा है? नीचे की ओर, उछाल कर रहा है ऊपर की ओर। देखिए ऐसे mg कहां काम कर रहा है? नीचे की ओर, हम उछाल रहे हैं ऊपर की ओर, तो डिस्प्लेसमेंट f के बीच कितना थीटा आया? 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती? -1, तो नेगेटिव वर्क डन। इतना आया समझ में बेटा? अब आगे बढ़ रहा हूं बेटा। अब आपके पार क्या होते हैं? देखो मुझे तो डेफिनेशन रेक्टिफिकेशन नहीं आता, मैं बात करता हूं पार, इससे बनाऊंगा W/T। W क्या था? वर्क डन। टाइम क्या है? जो चीज अपॉन में हो, टाइम इंटरवल इसे बोलते हैं, जो चीज अपॉन में हो उसको यूनिट बोलते हैं, 1 लेते हैं। कहोगे सर यूनिट बोला है कि 1, कहेंगे यूनिट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड 1 ही होना चाहिए, आइदर में भी 1 आवर 1 सेकेंड, ऐसे 1 घंटे भी ले सकते हैं, 1 सेकेंड भी ले सकते हैं। तो कंट्रोवर्सी से बचने बजाय यूनिट टाइम बोलते हैं, जो चीज अपॉन में हो वो 1 लेनी होती है। तो वर्क डन इन यूनिट टाइम, वर्क डन इन यूनिट टाइम, 1 सेकंड में जितना वर्क डन करेंगे 1 सेकंड में, वर्क डन इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड अच्छा नहीं लगता, तो वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पार। वर्क डन इन यूनिट टाइम या वर्क डन इन 1 सेकंड अच्छा नहीं लगेगा, 1 सेकंड बस, और कुछ नहीं है। वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पार। अब यूनिट W की जूल, वर्क डन की T की सेकंड, जूल पर सेकंड या वॉट, हॉर्स पावर, HP, किलोवाट, मेगावाट।
अब आएगा डेफिनेशन 1 वॉट क्या होती है, तो देखते हैं 1 वॉट। वी नो P इज इक्वल टू W अपॉन T। W है वर्क, T है टाइम टेकन। अगर W 1 जूल हो और 1 टाइम कितना हो 1 सेकेंड, तो क्या आना चाहिए P इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, इसको बोलते हैं 1 वॉट। तो डेफिनेशन क्या बननी चाहिए, ठीक, इफ वर्क डन बाय 1 जूल इन 1 सेकेंड, वर्क डन बाय 1 जूल इन 1 सेकेंड। अगर हम कोई वर्क डन 1 जूल करते हैं और 1 सेकेंड तक करते हैं वर्क डन, तो पावर क्या होगी 1 वॉट। 1 वॉट। फिर से ध्यान सुनिएगा, इफ वर्क डन इज 1 जूल in 1 second, then power become 1 watt. 1 kilowatt, how many watt in 1 kilowatt? 1000 watt in 1 kilowatt. 1 megawatt, 1000 kilowatt in 1 megawatt, and 10 to power 6 watt is 1 megawatt. MW मतलब मेगा, कैपिटल M मतलब मेगा, स्मॉल m मतलब मिली। 1 हार्स पावर, एक एवरेज अच्छे घोड़े की जितनी ताकत होती है उसको बोलते हैं हार्स पावर। हमने तो करा नहीं डिनोट इसको, किसी निकाला होगा हार्स पावर के दम पे, उसी दम पे आज चल रहा है, तो हम लोग इसको हार्स पावर भी यूनिट लेते हैं। 746 वाट इज इक्वल टू 1 हार्स पावर। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। अभी तक था W एंड T ना, तो देखिएगा रिलेशन कैसे निकलता है। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, P इज इक्वल टू W अपॉन T। W का आपने फॉर्मूला शायद पढ़ा है, एफ एस कॉस थीटा। तो आप लगाएंगे एफ एस कॉस थीटा अपॉन टी, और ज्यादा करेंगे P इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा अलग, एस अपॉन टी। वी नो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि नहीं। तो P इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा into V, we can write as F V cos theta। रिलेशन आ गया। If theta is equal to 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो P is equal to F into V cos 0, it means F into V। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो P को V can write as F dot P। इतना है समझ में। अब बात करते हैं एनर्जी की। अब आता है असली चीज बेटा, एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, एफिशिएंसी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो देखिए कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क यानी काम करने की क्षमता को, जितनी काम करने की क्षमता, लोग कहते हैं बड़ा स्टेमिना, बड़ी एनर्जी है, इसका मतलब कितनी काम करने की क्षमता है। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब कहोगे सर यूनिट, एनर्जी जितनी होगी उसकी यूनिट जूल होगी, अर्ग होगी, यही होगी, ठीक, कोई भी एनर्जी होगी। अब कहोगे सर डायमेंशन, जो वर्कडन की होगी वही एनर्जी की होगी, डायमेंशन। अब आता है टाइप ऑफ एनर्जी। टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी 1 2 3, ऐसे तो बहुत है, ऐसे तो अनगिनत है, लेकिन मतलब की चीज बता रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। कहोगे सर दोनों अलग होते हैं, जी हाँ। अब आती है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। मैं तो ज्यादा कुछ करूंगा नहीं, हमें एनर्जी मालूम है, क्या लिखा है, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो यहां पे बस इतना जोड़ देना, कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन,
ड्यू टू मोशन, कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन यानी मोशन के कारण जिसमें काम करने की क्षमता हो, यानी गति के कारण जिसमें काम करने की क्षमता हो, उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो फिर से सुन लो, सारी डेफिनेशन वही है, कैपेसिटी टू डू वर्क, इतना तो वही, ड्यू टू मोशन और लगा दो, इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। कहोगे सर एग्जांपल, जो भी चीज मूव कर रही है, गति करेगी, जो भी चीज मूव करेगी मोशन में होगी, उसके कारण कुछ भी काम करने की क्षमता होगी, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। एयर ब्लोइंग, वाटर फ्लोइंग, एयर ब्लोइंग, मूविंग फैन, ठीक, मूविंग साइकिल, मूविंग बाइसिकल, मूविंग मोटरसाइकिल, एज वेल एज जो चीज मूव कर रही होगी, हवा तक मूव करती है, हवा को ब्लो बोलते हैं, ब्लोइंग एयर, ठीक। और पानी जो बहता है उसको बोलते हैं फ्लोइंग वाटर। तो उसके कारण जो एफिशिएंसी टू डू वर्क होती है, दैट इज नोन एज एनर्जी। इसके लिए डेरिवेशन बताएंगे भी। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या था, कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन। अब बस इतना चेंज होगा, कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू स्पेसिफिक स्टेज, ड्यू टू स्पेसिफिक स्टेट, यानी विशेष परिस्थिति के कारण जो काम करने की क्षमता होती है, उसमें ड्यू टू मोशन था, इसमें ड्यू टू स्पेसिफिक स्टेज, जो काम करने की क्षमता होती है उसे बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। सबसे बढ़िया तरीका है, एक स्प्रिंग लेना, उसको कंप्रेस कर देना, कंप्रेस करा, स्पेसिफिक स्टेज हो गई, उसके आगे हल्की सी प्लास्टिक की हल्की बॉल रख देना, जैसे स्प्रिंग से उंगली हटाओगे तुरंत बॉल को लड़ेगी, बॉल मूव करेगी। तो इसमें जो काम करने की क्षमता थी, क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, कंप्रेस था। पिस्टल चलाते हैं, पिस्टल में ट्रिगर होता है, ट्रिगर का कनेक्शन किससे होता है, आपका स्प्रिंग से। तो आप ट्रिगर चढ़ाते हैं तो स्पेसिफिक स्टेज में स्प्रिंग खिंच जाती है, फिर जैसे पिस्टल को चलाते हैं तो स्प्रिंग हटती है, तो पूरी जो एनर्जी होती है, हमने जो ट्रिगर चला के वर्क में बदला था, वही एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर थी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। वही एनर्जी किसमें बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। अब इंटर कन्वर्जन बताएंगे बेटा। बॉम्ब होता है, धमाके नहीं होता है जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, स्पेसिफिक स्टेज होती है, यानी बारूद को बिल्कुल ठस करके भर दिया जाता है स्पेसिफिक स्टेज, और जरा तक नहीं पटका जाता है, कुछ करता है तो स्पेसिफिक स्टेज में था, ब्लास्ट के फॉर्म में निकला पोटेंशियल एनर्जी। भले केमिकल एनर्जी उसका नाम है, लेकिन है पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म। स्ट्रेच स्प्रिंग, कंप्रेस स्प्रिंग, एक्सप्लोजन, ये सब किसके फॉर्म है, पोटेंशियल एनर्जी के, ड्यू टू स्पेसिफिक स्टेज के कारण। अब जो आप करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, तो वो होता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। आपको बता दें, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी होता है mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², भी प्रूफ करेंगे बेटा। mgh इसकी डेफिनेशन उसकी तो होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू स्पेसिफिक स्टेज इज कॉल्ड, क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें आएगा कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, क्या लगाएंगे, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ऑन 3 फैक्टर। किस पे डिपेंड करती है, मास पे, जितना मास ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी होगी। और किस पे डिपेंड करती है, एच पे, फिर ग्रेविटी पे। इस ग्रेविटी तो एक देखा जाए अर्थ में तो सेम होती है लगभग। इतना क्लियर आपको। अब है एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे आया। लेट m मास ऑफ बॉडी मूव्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना चालू करती है और उसमें एक्सीलरेशन a लगाया गया, तो s डिस्टेंस चलने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v। वही लिखा, इफ m मास ऑफ बॉडी मूव्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इफ अप्लाइड एक्सीलरेशन इट वेलोसिटी बिकम v आफ्टर कवर डिस्प्लेसमेंट ds। तो देखिए हमने फॉर्मूला ये पढ़ा है,
स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हो गया, 0, ट्वाइस एस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एस एज एक्सीलरेशन, एस डिस्प्लेसमेंट multiplied by m on both side, multiplied by m on both sides, कोई बात नहीं, आराम से, ट्वाइस एम ए एस, m into a half multiplied by half on both side, m a into s, this cancel, half mv square, m into a f into s, ये वर्कडन हो गया f into s। अर्लियर टोल्ड दिस थिंग, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, डेफिनेशन, वर्क डन, एफिशिएंसी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन, v वेलोसिटी है मोशन, एफिशिएंसी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ये लिखा था। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो E के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, चलेगा। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें, वर्क एनर्जी थ्योरम, अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आएगा। अब बेटा आता है वर्कडन, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम, बल्कि वर्कडन नहीं बोलते, वर्क एनर्जी थ्योरम। सिंपल भाषा में, वर्कडन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी W हो गया वर्कडन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमेशा जो वर्कडन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो आप इसको वेरीफाई करना हो, प्रूफ देख लीजिए, लेट एम मास ऑफ बॉडी मूव्ड विद इनिशियल स्पीड वेलोसिटी, या स्पीड बोल सकते हो, u आफ्टर t सेकेंड its velocity become v, it means final velocity v, okay, then v square is equal to u square plus twice as. Now we can write as v square minus u square twice as. s यहां पे क्या है, where s is covered displacement to achieve speed या velocity v multiplied by 2 का डिवाइड कर दिया मैंने, v स्क्वायर माइनस 1 by 2 u स्क्वायर 1 by 2 twice as multiplied by m on both side, multiplied by m on both sides, 1 by 2 mv square minus 1 by 2 mu square m into a into s, ये हो गया क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 1 by 2 mv स्क्वायर माइनस 1 by 2 mu स्क्वायर, ये f इंटू एस क्या पड़ा था, वर्कडन, f इंटू एस क्या है बेटा, वर्कडन। तो देखिए वर्कडन इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ऐसे एक लाइन मैंने जंप कर दी है, और इसी को लिखते हैं डेल्टा ई के इज इक्वल टू डब्ल्यू, हेंस प्रूव्ड। अगर वेरिफिकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम कहा जाए, लेट एम मास ऑफ बॉडी मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी u, after t second its velocity become v, applied acceleration, covered displacement s, by using formula v square is equal to u square plus twice as u square transfer on left hand side, so we can write as v square minus u square is equal to twice as
where S is cover displacement multiplied by 1 by 2 on both sides, 2 cancel, multiplied by m on both sides, 1 by mv square minus 1 by 2 mu square, m into s, m into a force into displacement, work done. Change in kinetic energy. Final kinetic energy minus initial kinetic energy is equal to change in kinetic energy is equal to work done. ओके, इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको.